नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और विषय है आज का इकोलॉजिज्म थ्योरी और इकोलॉजिज्म थ्योरी के अंतर्गत एक शब्द हमारे पास में थ्योरी और दूसरा है इकोलॉजिज्म। कोई भी जब थ्योरी बनती है तो थ्योरी बनने का एक उद्देश्य तो ये है कि उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं, जो घटनाएँ घट रही है उसको एक्सप्लेनेशन करना और दूसरा ये जो घटना घटी है उससे यदि कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका समाधान हम कैसे करें। एक बेहतर समाज के लिए हम किसी थ्योरी का निर्माण करते हैं जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन करने के लिए या हम कोई सॉल्यूशन देते हैं कि जो प्रॉब्लम आई उसका इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजिज्म। इकोलॉजिज्म यानी कहीं न कहीं ये एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई यदि कोई प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान हम किस प्रकार से कर सकें। यदि एनवायरनमेंट से किसी समय में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उन प्रॉब्लम का हम समाधान कैसे करें, इस सब का स्टडी हम इकोलॉजिज्म के अंतर्गत करते हैं। जैसे हम बात करें कि एनवायरनमेंट के कारण कुछ प्रॉब्लम आ गई जैसे टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कई सारी डिजीज़ हो रहे हैं, लोगों को कई सारी डिजीज़ हो रहे हैं। साथ में ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, सी का जो वाटर लेवल है, वो भी काफ़ी हाई हो रहा है। इसके अलावा भी क्लाइमेट चेंज हो गया, कब सर्दी होती है, कब गर्मी होती है, कब बरसात होती है, इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। तो एनवायरनमेंट के कारण ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इनका समाधान किस प्रकार से हम कर सकें, इन सब का स्टडी हम करते हैं इकोलॉजिज्म थ्योरी के अंतर्गत। इकोलॉजिज्म यानी जो भी प्रॉब्लम आई है, उनका जो सॉल्यूशन करने का जो मेथड होगा, वो पॉलिटिकल होगा। यानी राजनीतिक रूप से जो संस्थाएँ हैं, राजनीतिक संस्थाएँ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके द्वारा हम किस प्रकार से एनवायरनमेंट से जुड़ी जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कर सकें। यदि हम भारत की बात करें, तो भारत के अंतर्गत डेमोक्रेसी है और इनके द्वारा किस प्रकार से यहाँ एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम का समाधान किया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर रूल और रेगुलेशन बनाए जाएँगे, किस प्रकार से इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के द्वारा कुछ ऐसे फिक्स रूल और रेगुलेशन बनाए जाएँगे, जिसके द्वारा सभी जो देश है, उनको उसको फ़ॉलो करना होगा। तो पॉलिटिकल लेवल पर यदि हम किसी समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, तो उन सबको हम इकोलॉजिज्म थ्योरी के अंतर्गत देखेंगे। इसमें कई सारी थ्योरी भी हमें पढ़ना है, जैसे शैलो थ्योरी हो गया, डीप थ्योरी हो गया, इसके अलावा गाया थ्योरी हो गया और भी कुछ थ्योरीज़ हम पढ़ेंगे, ओके? यहाँ पर इकोलॉजिज्म के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मानव और पर्यावरण के बीच का रिलेशन, एक ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। मानव ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए कैसे प्रयास किया है, उन्होंने कितना रिसोर्सेज का दोहन किया है, उसका हम देखते हैं और एनवायरनमेंट और ह्यूमन के बीच का रिलेशन अभी किस प्रकार का है और भविष्य में इनके बीच का रिलेशन किस प्रकार का होना चाहिए, इन सबको भी हम इस इकोलॉजिज्म थ्योरी के अंतर्गत देखते हैं। इसका दूसरा नाम है ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी कह सकते हो आप, इकोलॉजिज्म थ्योरी कह सकते हो, दोनों एक ही है, शब्दों में अंतर है और इनमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। ये जो शब्द है इकोलॉजी, ये लिया गया है कहाँ से? सॉरी, ये जो इकोलॉजिज्म जो शब्द है वो इकोलॉजी से लिया गया है, जो कि हर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इस शब्द को दिया गया था। हर्नेस्ट हैकेल के द्वारा जो इकोलॉजी शब्द है, वो दिया गया है और इकोलॉजिज्म के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मानव और पर्यावरण का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए और जो समस्याएँ हैं, उनका समाधान एक पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा या इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के द्वारा किस प्रकार से किया जाए। इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के द्वारा हम किस प्रकार कुछ रूल और रेगुलेशन बनाएँ, जिसको सभी देशों के द्वारा यदि फॉलो किया जाए, तो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम है, उनका समाधान हो सकता है। इसके अंतर्गत हम पर्यावरण की सुरक्षा का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति को ये नैतिक ज़िम्मेदारी दी जाती है कि एनवायरनमेंट का वो प्रोटेक्ट करे, ओके? यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा को कैसे हम अधिकतम कर सकें? मानव और पर्यावरण के बीच का जो रिलेशन है, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा अधिकतम हो सके। क्योंकि ये भी तो हमें पता है कि पर्यावरण मानव के लिए महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पर पृथ्वी के अंदर के जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है। ऐसे में हमारी भी ज़िम्मेदारी अब बनती है कि पर्यावरण को इतना हमने नुकसान पहुँचा दिया है, तो हम उस नुकसान की हम भरपाई भी करें। जितनी भी प्रॉब्लम इससे क्रिएट हुई है, वो उनको हम कम करें। इस प्रकार की हमें पॉलिटिकल सिस्टम बनाना होगा, इस प्रकार के हमें रूल रेगुलेशन बनाने होंगे, जिससे जितनी भी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के कारण आई है, उनका समाधान हो सके। इस सिद्धांत में अध्ययन किया जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए या हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें पर्यावरण की सुरक्षा में किस प्रकार सहायक हो सकता है। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यदि उसमें रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं
पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने से जुड़े हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उसको संरक्षण नहीं कर पाए या उसको सुरक्षा नहीं दे पाए, तो हमें उस पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना होगा, हमें इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन बनाने होंगे, हमें पूरे जो विश्व है, विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, उन सबको एक साथ मिलना होगा और मिलकर जो प्रॉब्लम आई है, उनका समाधान करना होगा। तो इकोलॉजिज़्म थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है? पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, उनका हम निर्माण करेंगे और उनका निर्माण करके कुछ रूल और रेगुलेशन बनाएँगे, जो कि सभी देशों को फॉलो करना होगा, जिससे एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान हो सके। तो शुरुआत करते हैं, बेसिक्स की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिससे इकोलॉजिज़्म थ्योरी और डिफाइन हो सके। तो इसी के रूप में एक बुक है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी बुक है। जितना इसका नाम प्यारा है, उतना ही प्यारी ये बुक है। ई.एफ. शूमेकर के द्वारा ये बुक लिखी जाती है। इसमें वो क्या बताते हैं? इसमें वो क्या बताते हैं कि हमने संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमने क्या किया, हमारी जो पृथ्वी के अंतर्गत संसाधन है, उनका प्रयोग करते हुए अपना विकास किया है, आर्थिक विकास किया है और आर्थिक विकास करके हम एक समाज बनाए हैं जिसका नाम है औद्योगिक समाज। हमने एक ऐसा समाज बना लिया है, जो किस प्रकार का है? औद्योगिक समाज है। कैसे बनाया हमने? हमने संसाधनों का प्रयोग किया, जितने भी रिसोर्सेज़ है, पेट्रोल है, डीज़ल है, कोयला है, उन सब का प्रयोग करते हुए हमने बड़े-बड़े इंडस्ट्री लगाए हैं और इंडस्ट्री इन सब से एक औद्योगिक समाज का निर्माण हुआ है और इससे हमारा जो आर्थिक विकास की दर है, वो भी ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, तेज़ गति से हमने विकास भी कर लिया। लेकिन एक समय के बाद में ये जो संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ की हम बात करें, तो वो समाप्त हो जाएँगे। जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, संसाधन हैं, वो समाप्त हो जाएँगे। जब संसाधन समाप्त हो जाएँगे, तो विकास नहीं होगा, तो आपका जो समाज है, वो भी समाप्त हो जाएगा। जिस व्यवस्था को हमने खड़ा किया है 200 सालों में, 300 सालों में जिस व्यवस्था को हमने खड़ा किया है, जो व्यवस्था हमारा अभी आधार बना हुआ है, जो व्यवस्था हमारा अभी बेस बना हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा यदि आप पर्यावरण को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। यदि आप लगातार इसी प्रकार से यहाँ पर रिसोर्सेज़ का दुरुपयोग करते रहोगे, लगातार उनका दोहन करते जाओगे, तो एक समय के बाद में ये जो व्यवस्था आपने बनाई है, जो औद्योगिक समाज बनाए हैं, बड़े-बड़े उद्योग बनाए हैं, वो सभी समाप्त हो जाएँगे। क्यों हो जाएँगे? क्योंकि औद्योगिक समाज का निर्माण हमने कैसे किया? हमने औद्योगिक समाज का निर्माण किया संसाधनों का प्रयोग करते हुए और ये जो संसाधन है वो क्या है? फिक्स है। मान लेते हैं 100% हमारे पास में रिसोर्सेज़ और ये फिक्स है। यदि आप पेट्रोल, डीज़ल का लगातार प्रयोग करोगे, वो तो कम हो जाएँगे। कोयले का आप यदि लगातार प्रयोग करोगे, तो वो कम हो जाएँगे और इन्हीं के द्वारा आपने प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक समाज का निर्माण कर लिया, आपने बड़े-बड़े इंडस्ट्री लगा लिए और एक समय के बाद में ये संसाधन है वो क्या हो जाएँगे 0% बचेंगे। तो आपने जिस व्यवस्था का निर्माण ही पर्यावरण की सहायता से किया, आपने जिस व्यवस्था का निर्माण ही संसाधनों की सहायता से किया है, तो जब संसाधन ही समाप्त हो जाएँगे, तो ये व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। यही बात यहाँ पर शुमेकर हाइलाइट करते हैं अपनी बुक के अंतर्गत स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के अंतर्गत। एक बार देख लीजिए एक औद्योगिक समाज में व्यक्ति को महत्व दिया जाता है और पूंजी का निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा अपने श्रम का प्रयोग करते हुए किया जाता है। ये बात तो औद्योगिक समाज के अंदर की गई जब लिबरलिज्म आता है, औद्योगिक समाज का निर्माण होता है, तब ये बातें कही गई कि कोई भी रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज कब बन जाता है जब हम उसमें लेबर का प्रयोग करते हैं तो वो अपना हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई कोयला है, यदि हम इसमें लेबर का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा, इस पर हमारा अधिकार हो जाएँगा और फिर हम डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता इकोलॉजिज़्म में कहा कि यदि आप लगातार रिसोर्सेज़ का प्रयोग करोगे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए तो एक समय के बाद में ऐसा समय आएगा जब सभी रिसोर्सेज़ समाप्त हो जाएँगे और जब रिसोर्सेज़ समाप्त हो जाएँगे, तो जिस व्यवस्था को आपने बनाया है वही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। एक समय बाद में वर्तमान व्यवस्था का जो आधार है, वो ही समाप्त हो जाएगा। यही बात इसमें की गई है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के अंतर्गत।
इकोलॉजिज्म के द्वारा सरकार की उन सभी नीतियों का विरोध किया जाता है जो मानव के विकास को ध्यान में रखता है, प्रकृति को नहीं। जब से हम औद्योगिक समाज में प्रवेश किए हैं, जब से हमने औद्योगिक समाज बनाया है, तो इसमें केवल हमने मानव को ध्यान में रखा है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच अपनाई है। हमारी जो भी पॉलिसी है, हमने जो भी पॉलिसी बनाया है, उनका उद्देश्य क्या होता है? मानव का अधिकतम लाभ प्राप्त करना, मानव का अधिकतम सुख मिलना। ओके, यही तो हमारा उद्देश्य होता है, मानव का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? वेलफेयर हो, मानव का कल्याण हो, इसी का प्रयास हमने किया। लेकिन हुआ क्या है इससे एनवायरनमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, प्रकृति को काफ़ी नुकसान हुआ। तो यहाँ पर इकोलॉजिज़्म थ्योरी ये कहती है, यदि आगे आने वाली सरकारें भी इसी प्रकार से ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को फ़ॉलो करती है, तो हम उसका विरोध करेंगे। अभी जो नीतियाँ बनाई जाएगी, वो इस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाए जिससे नेचर को फ़ायदा हो, ना कि ह्यूमन को। तो आगे आने वाली जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ है, वो इको सेंट्रिक होनी चाहिए, नेचर को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए, ना कि ह्यूमन को सपोर्ट करने वाली। उससे ह्यूमन का वेलफेयर नहीं, उससे एक नेचर का वेलफेयर होना चाहिए, नेचर को इससे फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसा ही होता है यूरोप के अंतर्गत ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका जैसे देशों में इसी आधार पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी बनती है। आपको बता दें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमने तेज़ गति से औद्योगिक विकास किया। सभी यूरोपीय देश एक जगह आ गए, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था, वो सभी समाप्त होके उन्होंने तेज़ गति से औद्योगिक विकास किया। जापान ने तेज़ गति से औद्योगिक विकास किया, रसिया और यहाँ पर यूएसए की हम बात कर सकते हैं, सभी ने तेज़ गति से विकास किया 1945 के बाद में, ओके? उसके बाद में जब विकास किया, विकास के कारण एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम आई और जैसे-जैसे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम आई, तो उससे जुड़ी हुई कई सारी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। उनका आधार क्या हुआ? उनका आधार है हम एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे जिससे पर्यावरण लंबे समय तक बना रहे। जैसे हम बात करें कई सारी पॉलिटिकल पार्टी बनती है उसका आधार क्या होता है? हम अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे, हम गरीबी को समाप्त करेंगे, हम इस धर्म को सपोर्ट करेंगे या ऐसा-ऐसा करेंगे। इस आधार पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी बनती है। लेकिन 1970 से हम देखते हैं 1970 से 1990 तक कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी विश्व के अंतर्गत बनेगी जिनका आधार होता है पर्यावरण, इकोलॉजिज्म उसका आधार होता है। वो ऐसा काम करेंगे जिससे पर्यावरण को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसे वो काम करेंगे जैसे हम बात कर सकते हैं कि हम वनों की सुरक्षा करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे जिससे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कम हो जाए, हम नेचर के लिए काम करेंगे। ऐसी-ऐसी बातें की जाती है और इसी आधार पर वो चुनाव भी लड़ते हैं। तो नेचर के आधार पर या नेचर को प्रोटेक्ट करने के आधार पर या पर्यावरण को आधार बनाते हुए कई सारी पॉलिटिकल पार्टी बनती है और उसमें एक पार्टी है जो सबसे पहले बनी थी द यूनाइटेड तास्मानिया ग्रुप। ये बनी थी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत मार्च 1972 के अंतर्गत ये फर्स्ट ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका आधार होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी नेचर सेंट्रिक या इको सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करेगी। इसका जो चुनावी जो फंडा होता है, वो भी यही होता है कि हम पर्यावरण के लिए काम करेंगे और उसी आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। हालाँकि ये भी सही है कि 1970 के बाद में कई सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, एक ग्रीन पॉलिटिकल पार्टी जिनको हम कहते हैं, इनको क्या कहते हैं ग्रीन पॉलिटिकल पार्टी यानी हम ग्रीनरी के लिए काम करेंगे, हम नेचर के लिए काम करेंगे। ग्रीन बना रहे हैं, ये नेचर ग्रीन बना रहे हैं, उसके लिए हम काम करेंगे, ओके? यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम काम करेंगे। तो ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टी तो बनती है लेकिन जनता उसको सपोर्ट नहीं करती है, यहाँ तक कि ये जो फर्स्ट इलेक्शन लड़ती है, ये जो तस्मानिया ग्रुप द यूनाइटेड तस्मानिया ग्रुप, तो इसको भी कुल 3% वोट ही इसमें मिलते हैं। तो एक समय के बाद में क्या होता है 1990 के बाद में इस प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो नहीं बनती, इनका जो आधार है वो ही समाप्त हो जाता है क्योंकि इनको वोट ही नहीं मिलते हैं तो उनके पास में आधार नहीं रहेगा। ऐसे में वो चुनाव क्यों लड़ेगी जब इनके आधार पर उनको वोट ही नहीं मिलते हैं। ओके, तो ये इश्यू है जो एनवायरनमेंट का जो इश्यू है वो 1970 से प्रारंभ होता है और इसी आधार पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी बनती है और वर्तमान में भी आप देखोगे ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। सबसे बड़े इश्यू में हम बात करें तो एनवायरनमेंट एक बड़ा इश्यू है। टेररिज़्म बड़ा इश्यू है, ओके। तो वर्तमान में इस प्रकार के इश्यू बने हुए हैं, कई कोई भी इंटरनेशनल जब समिट होता है तो उनका आधार क्या होता है? ये तो एनवायरनमेंट है, टेररिज़्म को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकें और भी कई सारे पॉइंट्स को हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो फ़ोकस है, वो इन्हीं पर रहता है। एनवायरनमेंट के ऊपर जो फर्स्ट जो बुक आई है, वो है रेचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग 1962।
रेचल कार्सन साइलेंट स्प्रिंग 1962 एनवायरनमेंट पर ऐसी फर्स्ट बुक आती है जिसमें हाईलाइट किया गया है कि आप जैसे-जैसे पेस्टिसाइड का प्रयोग लगातार करोगे, खेतों के अंतर्गत आप एग्रीकल्चर के लिए और किसी काम के लिए पेस्टिसाइड का यदि आप लगातार प्रयोग करोगे, तो वहाँ से जो सी है हमारा समुद्र है उनको काफ़ी नुकसान होता है। जो पेस्टिसाइड है वो समुद्र के अंतर्गत जाएँगे, वहाँ से जो मछलियाँ हैं या और भी समुद्र के अंदर का जो जीव-जंतु है, वो उसको खाएँगे और फिर यदि उसको मानव खाता है, तो मानव को भी कई सारे डिजीज़ हो सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो सी है, उसको भी उसका जो इकोसिस्टम है वो भी चेंज हो गया है। तो ये जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड से जो प्रॉब्लम आई है उन सबको हाइलाइट किया जाता है। ये हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर जो फर्स्ट फोकस किया जाता है, जो एनवायरनमेंट जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लगातार नेचर के अंतर्गत, उस पर फर्स्ट जो फोकस किया जाता है वो रेचल कार्सन के द्वारा किया जाता है और इनकी बुक है साइलेंट स्प्रिंग 1962 ओके। और इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है पेस्टिसाइड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल। इसको ठीक से देखिए पेस्टिसाइड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। जब ये बुक पब्लिश होती है तो काफ़ी चर्चाएँ होती है इस बुक के कारण और ये मेन सेंटर में आना शुरू हो जाता है। 1960 की तो बात नहीं करें, 1970 के आस-पास आप देखोगे जो एनवायरनमेंट है वो सेंटर में आ जाता है। जितनी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट है, विश्व सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें हैं, उनके सेंटर में जो फ़ोकस करेंगे वो एनवायरनमेंट के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका जैसे देशों की हम बात करें तो वो भी अपनी पॉलिसी में अब चेंज करेगी। ये जब बुक पब्लिश हो जाती है तो कई सारे चेंज अमेरिका के द्वारा भी अपनी पॉलिसी के अंतर्गत की जाते हैं। तो रिचल कार्सन के द्वारा साइलेंट स्प्रिंग के अंतर्गत सबसे पहले बताया जाता है कि प्रॉब्लम्स कैसे हो रही है। उसके बाद में एक एनजीओ है जिसका नाम क्लब रोम्स है। उसके द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है 1971 के अंतर्गत। इससे जुड़े हुए कई सारे स्कॉलर हैं, कई सारे रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके द्वारा ये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि जैसे-जैसे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, आर्थिक वृद्धि दर जैसे-जैसे हमने अधिक किया है, वैसे-वैसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब आपको क्या करना है, अपने आर्थिक विकास की जो दर है उसको कम करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपको काम करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो पर्यावरण या प्रकृति ये सभी समाप्त हो जाएँगे, मानव का जो एक्जिस्टेंस है वो भी नहीं रहेगा। इन सबको डिटेल से इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया जाता है। रिपोर्ट का नाम है द लिमिट्स टू ग्रोथ 1971 के अंतर्गत जो कि एक एनजीओ क्लब रोम के द्वारा इस बात को हाइलाइट किया जाता है। इसमें क्या बताया? पर्यावरण के संरक्षण के लिए विकास की गति को कम करना, इसी बिंदु पर इस रिपोर्ट के अंतर्गत फोकस किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या होता है और ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था ग्रेट हार्डिन के द्वारा। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है ग्रेट हार्डिन के द्वारा। तो पहला शब्द हमारे पास में ये कॉमन्स क्या होते हैं, ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं, पहला शब्द तो ये है और उसके बाद में देखेंगे कि ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है। पहला है यहाँ पर ग्लोबल कॉमन्स यानी ऐसे संसाधन जिनका वैश्विक महत्व होता है। हमारा भारत की हम बात करें तो भारत के अंतर्गत हम बड़े-बड़े इंडस्ट्री हमने लगा लिया और उसका प्रयोग इंडस्ट्री का प्रयोग करते हुए हमने कई सारा पॉल्यूशन किया। और जो पॉल्यूशन किया है, हमने इंडस्ट्री लगाया उसका फ़ायदा किसको हुआ? भारत को। लेकिन जो पॉल्यूशन हुआ है आपने आपने जो एयर है उसको ख़राब कर दिया है, पॉल्यूशन आपने बढ़ा दिया है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान होगा पूरे विश्व को या हम कह सकते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको तो सीधा-सीधा नुकसान होता है और इनडायरेक्टली हम बात करें तो इसका नुकसान अमेरिका है, यूरोपियन जैसे देश हैं उनको भी पड़ेगा। यदि हम बात करें अमेरिका जैसे देशों में यदि इंडस्ट्री का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन किया जाता है, तो उनका जो प्रभाव है वो केवल अमेरिका के ऊपर ही नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसे कई सारे रिसोर्सेज़ हैं ऐसे कई सारे संसाधन हैं जो कि वैश्विक तो होते हैं, वैश्विक महत्व तो होते हैं, लेकिन हम किसी की ज़िम्मेदारी तय नहीं कर सकते। भूटान देश अपने को थोड़ी कहेगा कि आप अपने एनवायरनमेंट को खराब मत कीजिए, आप अपना पॉल्यूशन इतना पॉल्यूशन नहीं कीजिए। वो क्यों कहेगा? हमें कह ही नहीं सकता। ओके, वो तो कहेगा कि हम अपने देश में कुछ भी करें, आपको क्या करना? लेकिन
उनको तो प्रॉब्लम होता है, वो तो पहाड़ों में रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी इंडेक्स बना रहे हैं, बोलते हैं कि हम तो खुश रहेंगे उसी से जो इंडेक्स है, उसी का जो जो डेवलपमेंट का आधार है, वो तो हैप्पीनेस होगा। ऐसे-ऐसे वो बातें करते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रकार का डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। आप इंडस्ट्री लगा रहे हो उससे इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, नेचर को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे डेवलपमेंट का हमें क्या करना? लेकिन भारत के द्वारा यदि कहा जाएगा कि हम तो अपने क्षेत्र के अंतर्गत कर रहे हैं, हमारा ये भू-भाग है उसके अंतर्गत हमें ये कुछ भी करें, आपको इससे क्या लेना-देना? तो प्रॉब्लम सबको होती है, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि हम हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको प्रदूषित कर रहे हैं, तो हम उस पर किसी की ज़िम्मेदारी तय नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, ओके? भारत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अमेरिका अपना पॉल्यूशन बढ़ा रहा है, तो अमेरिका की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम तय ही नहीं कर सकते, हम उस पर ज़िम्मेदारी दे ही नहीं सकते कि आपने जो पॉल्यूशन किया है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। यदि हम भारत की बात करें, तो भारत के अंदर जो पॉल्यूशन है, उसका प्रभाव जो उसके पड़ोसी देश है, उसके ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन पड़ोसी देश ये ज़िम्मेदारी तो हमें नहीं दे सकते कि आप जो पॉल्यूशन है अपने देश के अंतर्गत रखिए, अपनी सीमाओं के अंतर्गत रखिए, यहाँ तक हमारे पास में इसको मत लाइए। तो जो ग्लोबल कॉमन्स है, उनका महत्व तो पूरा वैश्विक होता है। जैसे ग्लोबल कॉमन्स का एग्ज़ाम्पल आप लीजिए समुद्र। ये क्या है? ग्लोबल कॉमन्स है। पहाड़, नदियाँ, फॉरेस्ट ये क्या है? एक ग्लोबल कॉमन्स है, ओके? लेकिन ये बात भी ठीक है कि इनका प्रयोग सब कर रहे हैं, पहाड़ों का प्रयोग, समुद्र का प्रयोग, नदियों का प्रयोग सभी कर रहे हैं और इन पर किसी का अधिकार भी नहीं है। समुद्र पर किसका अधिकार होगा? तो जब किसी का कोई है ही नहीं तो उनका दुरुपयोग करेंगे, समुद्र में हम लगातार कचरा डाल रहे हैं। ऐसे में समुद्र को काफ़ी नुकसान होगा। जब हम किसी का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं कह सकते कि ये जो समुद्र है इसको आप गंदा क्यों कर रहे हो? और ये क्या है? ये ग्लोबल कॉमन्स है, समुद्र है, पहाड़ है, नदियाँ, इसमें हम किसी की ज़िम्मेदारी तय नहीं कर सकते लेकिन इन सब की जो प्रॉब्लम आएगी, इन सब का जो प्रॉब्लम आएगा, इन सब का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पूरे विश्व पर पड़ेगा। यदि अमेरिका लगातार सी को गंदा कर रहा है, तो उसका प्रभाव केवल अमेरिका पर ही नहीं पड़ेगा, पूरे विश्व समुदाय के ऊपर पड़ेगा। यदि हम अमेज़न की बात करें, अमेज़न के जो जंगल है ब्राज़ील के जो लीडर है वो कहते हैं कि अमेज़न के जो जंगल है वो हमारे हैं, हम कुछ भी करें, लेकिन वर्ल्ड जो कम्युनिटी वो तो ये कहता है कि अमेज़न के जंगल ठीक है, आपकी सीमाओं के अंदर कहता है, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो पूरे विश्व पर पड़ेगा। यदि अमेज़न के जंगल जल जाएँगे या और भी कुछ उनको प्रॉब्लम होगी, तो क्लाइमेट हमारा चेंज हो जाएगा, जो वर्षा है किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होगा। लगातार यदि अमेज़न के जंगल जल जाते हैं, ज़्यादा जलते रहते हैं, तो उससे क्या होगा टेम्परेचर वो लगातार बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो जो ग्लोबल कॉमन्स होता है, उस पर किसी की ज़िम्मेदारी हम तय नहीं कर सकते। जैसे समुद्र है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आप कैसे तय करोगे? लेकिन इनका जो प्रभाव पड़ता है, वो पूरे विश्व के ऊपर पड़ता है और इसी बात को हाइलाइट किया जाता है ग्रेट हार्डिन के द्वारा। वो बताते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। जो कॉमन्स है, जो समुद्र है, पहाड़ है, नदियाँ, इन पर हम ज़िम्मेदारी तय नहीं कर सकते। इसलिए ये एक ट्रेजेडी है, इसका सभी दुरुपयोग कर रहे हैं, सभी चाहते हैं कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, सभी चाहते हैं कि समुद्र के अंदर के जो रिसोर्सेज़ हैं, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। लेकिन लेकिन समुद्र को हम गंदा कर रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी तो आप ले नहीं रहे हो और उससे जो फ़ायदा हो रहा है, वो सभी देश उठाना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया? एक ट्रेजेडी हो गया है। ये जो कॉमन्स है, इनके अंदर की ट्रेजेडी आ गई है, इसी को बताते हैं कौन? ग्रेट हार्डिंग। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो ग्लोबल कॉमन्स है, उसमें हम किसी की ज़िम्मेदारी तय नहीं कर सकते, लेकिन यदि उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उन प्रॉब्लम का जो इम्पैक्ट की हम बात करें, तो पूरे विश्व के ऊपर पड़ेगा। जैसे हमने हवा की बातें की, हमने हवा की बातें की कि पॉल्यूशन यदि बढ़ता है, हवा है वो गंदी हो जाएगी या उसमें पॉल्यूशन यदि बढ़ता है, तो प्रॉब्लम सभी को होगा। हवा क्या? हवा तो किसी भी देश में चली जाएगी, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, ओके? तो ये एक तरह से ग्लोबल कॉमन्स है जहाँ पर सभी देश उसका प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं, सभी उनका प्रयोग कर रहे हैं। सभी सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका दोहन कर सकें, ओके? तो ये सब बातें ग्रेट हार्डिन के द्वारा की गई है और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज़ें हैं। उसके बाद में जैसे हमने क्लब रोम की बात की, हमने रेचल कार्सन की हमने बात किया और इसके अलावा एक स्कॉलर और है बेरी कॉमनर।
इनके द्वारा बुक लिखी जाती है द क्लोजिंग सर्किल 1971 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत भी वो हाइलाइट करते हैं कि एनवायरनमेंट में आपने कौन-कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, आपने डेवलपमेंट किया है, तो कौन-कौन सी समस्या एनवायरनमेंट को हुई है। इन सबको भी इसी बुक में बताया जाता है द क्लोजिंग सर्किल बेरी कॉमनर के द्वारा। तो ये कुछ बुक पब्लिश शुरू हो जाती है, कुछ राइटिंग काम शुरू हो जाता है, कई सारे स्कॉलर 1970 के आस-पास आते हैं, जो कि बताते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम होगी, ओके। और उसके बाद में क्या होगा, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, कई सारे इंटरनेशनल समिट होंगे, कई सारे पृथ्वी सम्मेलन होंगे, प्रोटोकॉल बनाओगे आप, उन सब वो कब बनते हैं? इन सब के बाद में तो बनते हैं, कई सारी जब बुक्स आ जाती है उसमें बताया जाता है कि एनवायरनमेंट में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ओके। तो फिर ये कई सारे रिसर्च पेपर आएँगे, कई सारे समिट होने शुरू हो जाएँगे, सभी विश्व के जो नेता हैं वो एक जगह इकट्ठा होंगे और फिर कई सारे रूल बनाएँगे, रेगुलेशन बनाएँगे, सभी देशों पर ये ज़िम्मेदारी तय करेंगे कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसी-ऐसी बातें अब शुरू हो जाती है 1970 के बाद में। उसके बाद में एक रिपोर्ट और आती है 1983 में एक कमीशन बनता है ब्रेटलैंड उसका ये कमीशन है और इसकी रिपोर्ट आती है 1987 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत वो बताते हैं कि ओज़ोन परत के अंतर्गत जो छेद हो गया उससे हमारे जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर वो लगातार बढ़ रहा है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद में जब ये कमीशन बनता है, इसका रिपोर्ट 1987 में आता है और इसी आधार पर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत ये ज़िम्मेदारी तय की जाती है कि जो ओज़ोन परत है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ओज़ोन परत के अंतर्गत छेद हुआ है, उसको हम कैसे कम कर सकें? उसको हम कैसे कम करें? और ये जो समिट होता है 1987 का जो प्रोटोकॉल बनता है, ये काफ़ी सक्सेसफुल होता है। इनमें जो भी लक्ष्य डिसाइड किए जाते हैं, जो भी गोल डिसाइड किए जाते हैं, वो सभी सफल हो जाते हैं। तो ये है और कॉमन फ्यूचर इस रिपोर्ट का नाम है। इसमें जो रिपोर्ट है, उसका नाम है और कॉमन फ्यूचर वेटलैंड आयोग बनता है 1983 के अंतर्गत और इनका जो रिपोर्ट आता है और कॉमन फ्यूचर के नाम से, ओके। और 1987 जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनता है उसका संबंध है ओज़ोन परत से और इसी में ये बात हाइलाइट की जाती है कि जो प्रॉब्लम आई है ओज़ोन परत के अंतर्गत उसका समाधान कैसे करें? सभी देशों की ज़िम्मेदारी तय की जाती है कि जो हमने टारगेट फिक्स किया है उसको आपको पूरा करना होगा और सभी देश इसमें सहमति दे देते हैं कि ठीक है ये जो प्रोटोकॉल है हम इसको फ़ॉलो करेंगे और ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना जाता है आज तक की जो हिस्ट्री में जितने भी इंटरनेशनल समिट हुए हैं, कई सारे प्रोटोकॉल बने हैं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, तो ये सबसे सक्सेसफुल समिट माना जाता है और ये जो प्रोटोकॉल है ये भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये तो हो गया बेसिक्स, जो इकोलॉजिज़्म है ये बेसिक्स हो गए। अब हम स्कॉलर देखेंगे, कई सारी बुक हम देखेंगे कि इसके टाइप देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। तो इकोलॉजिज़्म के जो टाइप है वो देखेंगे और उनके बाद में कुछ थ्योरीज़ देखेंगे, शैलो थ्योरी क्या होता है, डीप इकोलॉजी थ्योरी क्या होता है, गाया थ्योरीज़ क्या होता है, इन सबको हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके? हाँ, इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिए और जो इसका सेकंड वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा और जो थर्ड वीडियो आएगा इसी के ऊपर शायद थर्ड आ जाए या सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी आप नीचे लिंक मिल जाएगा वहाँ से क्लिक कीजिए और वहाँ से देख सकते हो। क्योंकि जो वीडियो है वो दूसरे चैनल पर मिलेगा, इस चैनल पर इसका सेकंड पार्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आप उस चैनल पर जाइए और उससे जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको दूसरा इसका जो सेकंड भाग है वो भी मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ है उसका भी लिंक नीचे डाल दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका लिंक इसका जो पीडीएफ है वो डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और है कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो चल रहा है, आप उसको जॉइन कर सकते हो और उसके संबंध में यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 8955576886 8955576886 ये नंबर है जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑनलाइन कोर्स के लिए, ओके।